अब हम आपके किताब के पाठ्य पुस्तक के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको केवल यहाँ उत्तर बताऊँगा। क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप उससे पढ़ लेना और उससे उसके आंसर लिख लेना। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यास, तो निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? में पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को हम जल से किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, वाष्पीकरण विधि द्वारा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं साधनासुन विधि द्वारा भी हम साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड से जल को निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन जो उपयुक्त विधि है वह है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई ऐसे ठोसों को पृथक करने में की किया जाता है जो वाष्प की सहायता से अलग, उसे ऐसे अशुद्धियों को हम वाष्प की सहायता से अलग कर सकते हैं। जैसे अगर जल में से हमें नमक को अलग निकालना है तो हम जल को धूप के अंदर ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वह पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और सतह पर केवल नमक शेष रह जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में से जल को पृथक करने की विधि है वाष्पीकरण विधि द्वारा। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने में, इसके लिए हमें ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि में समझिए, सब बता चुका हूँ कि वे ऐसे ठोस जिनको गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे ठोसों को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपके कपूर हो गया, उसके अलावा नेफ्थलीन हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। तीसरा है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या आप कोई से भी चीज में देख लो, अगर पानी के अंदर छोटे टुकड़े गिर गए हो, पत्थर गिर गया हो, तो हम किस विधि से थोड़ा अलग करते हैं? तो हम उसके लिए हम छानते हैं, छानन विधि द्वारा। छानन विधि द्वारा। दही से मक्खन निकालने के लिए, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हम दही से कैसे मक्खन निकालते हैं। मथनी को घोट घोट कर हम इस तरह हम दही से मक्खन को निकालते हैं। तो ऐसी विधि को हम अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। तो ये होगा अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, जल से तेल निकालने के लिए। जल से तेल निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? पृथक्करण कीप के द्वारा, जिसमें जल की सतह पहले आ जाती है ताकि हम उसको वो पृथक करें। कीप के माध्यम से हम उस बाहर निकाल लेते हैं जल को, और तेल की जैसे पृथक लेते हैं हम, पृथक करें कीप को बंद कर देते हैं। तो जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक करें कीप का उपयोग करते हैं। पृथक्करण कीप द्वारा। अगला है आपके पास चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम चाय से चाय की पत्तियों को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? छानन विधि के द्वारा। छानन विधि द्वारा।
बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में हमें बताया कि बालू में जब हम लोहे की पिन डालते हैं तो हम उसे चुंबक के माध्यम से पृथक कर सकते हैं, तो चुंबकीय विधि द्वारा या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। आगे भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, अब आप जानते हो कि हम भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए हम ऐसे हाथ में वैसे रहते हैं, ऊपर से गिराते हैं गेहूं के दानों को, तो जो भूसा होता है हल्का होकर हवाइयों के माध्यम से आगे उड़ जाता है और गेहूं जमीन पर गिर जाता है। इस विधि को हम निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन विधि द्वारा। अगला आपके पास पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, तो इसके लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि या वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। द्वारा या वाष्पीकरण विधि द्वारा। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा या वाष्पीकरण विधि द्वारा। अगला है पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? जैसे हमने बताया था कि डाई को अलग करने के लिए विधि, तो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। तो ये कुछ विधियां थी, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे से, अभ्यास क्वेश्चन थे जिनको हमने हल करने की कोशिश की है। आप इसको अपनी बुक में जरूर उतारिएगा, अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आपके अभ्यास पुस्तक का पहला क्वेश्चन। आपके अभ्यास पुस्तक का दूसरा क्वेश्चन है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेयर, फिल्टर तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है। हमें चाय बनानी है और इसके अंदर हमें वो हर शब्द लेने हैं जो इसके अंदर आपको दिया हो, चाहे वो विलयन हो, चाहे विलेय हो, चाहे विलायक हो, चाहे अवशेष हो, चाहे फिल्टर हो। हमें चाय तैयार करनी है। तो आइए चलो स्टूडेंट हम चाय तैयार करते हैं। तो आपके उत्तर, आपकी इच्छा इतना जल ले लीजिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम। 100 ग्राम जल यानी कि विलायक, जल को लेकर, जल को एक बर्तन में लेकर उबाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पहला चरण था कि 100 ग्राम जल यानी विलायक को एक बर्तन में लेकर उबाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा चरण होगा, अब इसमें
1 चम्मच, 1 चम्मच, या फिर अब इसमें 2 चम्मच चीनी, चीनी जो कि क्या है भाई, विलेय है। अब इसमें 2 चम्मच चीनी, यानी चीनी क्या है, विलेय है। चीनी, दूध तथा चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डालेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 चम्मच चीनी यानी विलेय, दूध तथा चाय पत्ती डालेंगे। चीनी जल में घुलनशील, चीनी जल में घुलनशील, चीनी जल में घुलनशील होती है। चीनी जल में घुलनशील होती है जो एक विलयन बनाती है, विलयन बनाती है। जैसे मैंने बता चुका हूं कि विलयन क्या है। विलयन वह है जिसमें विलायक और विलेय घुला हो। यहाँ ये विलयन हो गया, यानी कि इसमें विलायक तो जल हो गया और चीनी इसमें विलेय हो गई, तब ये दोनों मिलकर एक विलयन को बनाते हैं, जो एक विलयन बनाती है। तीसरा पॉइंट होगा इसका कि अब विलयन को छानने से, अब विलयन को छानने से, अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है। अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है। अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है, जिसका घुलना संभव नहीं था। चाय पत्ती होती है जो विलयन के अंदर घुलती नहीं है, यानी अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि ये विलयन के अंदर घुलती नहीं है। जिसका घुलना संभव नहीं है, यानी जो घुलनशील नहीं होती है, जबकि चाय घुले यानी फिल्ट्रेट के रूप में रह जाती है। जबकि चाय विलेय घुले यानी फिल्ट्रेट के रूप में रह जाती है। चाय घुले के रूप में रह जाती है। छानने के बाद चाय को पिया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट है छानने के बाद। चाय को पिया जा सकता है। तो स्टूडेंट था ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हम 100 ग्राम जल यानी विलायक के बर्तन लेंगे, उबालेंगे, फिर इसमें दूध, चीनी और चाय पत्ती डालेंगे, जहाँ चीनी विलेय है और चीनी जल में घुलनशील है जो एक विलयन बनाती है। चाय पत्ती अवक्षेप होती है जिसका घुलना संभव नहीं होता है। यह घुले यानी फिल्ट्रेट के रूप में रह जाती है और आप फिर अच्छी तरह चाय को
पीकर उसका आनंद उठा सकते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा, ठीक है, तथा निश्चित अंकों को प्राप्त किया। परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलेय बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यानी कि वो विलेय पदार्थ थे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जिसका तापमान 283 केल्विन पर घुलनशीलता थी 21, 36, 35, 24 इसकी ये आई थी। ये अलग अलग तापमान पर इनकी आई थी घुलनशीलता। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा भाई 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने तो कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। पहला क्वेश्चन है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने तो कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पे देखो कि यहाँ गोला कितना है 100 ग्राम घोलने पर हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट तापमान दे रखा है 313 केल्विन पर। 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट 62 घुलनशीलता थी, लेकिन कितने में 100 ग्राम जल के अंदर। तो यहाँ जल की मात्रा कितनी 50 ग्राम है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसकी घुलनशीलता जाएगी 31 ग्राम। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिख दी आपके पास जल की मात्रा 100 ग्राम जो यहाँ लिखी हुई थी। तो मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई 100 ग्राम जल के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट की 313 केल्विन में घुलनशीलता आती है 62 ग्राम। तो यहाँ जल की मात्रा देखिए 50 ग्राम, तो इसकी घुलनशीलता इसकी आधी हो जाएगी। यानी कि आपके पास तीसरे का जो होगा उसका मान होगा, उसका आंसर होगा 31 ग्राम। 31 ग्राम 50 ग्राम जल के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जिसका तापमान हमें 313 केल्विन रखना है, तब घुलनशीलता हमें पास 31 ग्राम आ जाएगी। दूसरा है प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। विलयन है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, तापमान है 353, घुलनशीलता आती है इसकी 54। ठंडा होने के लिए छोड़, जब विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा बोले तो आपको कि विलयन को ठंडा करने पर इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। अगर हम विलयन को ठंडा करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड के कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसका आंसर ये था कि जब हम विलयन को ठंडा करेंगे तो विलयन की घुलनशीलता क्या होती, बढ़ जाती है। अगर इसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी तो 100 ग्राम जल के अंदर, जैसे हमने 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोला, तो ठंडा करेंगे तो विलयन ठंडा होगा तो इसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड हमने 54 ग्राम घोला था वह और ज़्यादा हो जाएगा, तो वह अवक्षेप से बाहर निकल जाएगा, जो विलयन बना हुआ है उससे बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 293 केल्विन पर प्रत्येक द्रव्य की घुलनशीलता का परिकलन करें।
इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। क्वेश्चन है आपके पास 293 केल्विन पर। 293 केल्विन पर ये सबकी घुलनशीलता देखिए आपको, ठीक है। अब बता रहा है ये तो सबकी घुलनशीलता होगी हमारे पास, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे अधिक घुलनशील कौन सा लवण होगा, तो सबसे अधिक घुलनशील लवण होगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी घुलनशीलता सर्वाधिक है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि 293 केल्विन में प्रत्येक नमी घुलनशीलता का परिकलन करें। हमें 293 केल्विन पर प्रत्येक नमी घुलनशीलता का परिकलन करना है, यानी सी। तो पोटेशियम नाइट्रेट की 293 पर घुलनशीलता पोटेशियम नाइट्रेट की 293 पर घुलनशीलता कितनी रहेगी, 32। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की हो जाएगी अपने पास 35 और अमोनियम क्लोराइड की हो जाएगी 37। तो ये 293 केल्विन पर चारों लवणों की घुलनशीलता 32, 36, 35 और 37। अब ये पूछ रहा है कि इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड अधिक घुलनशील होगा, अधिक घुलनशील होगा। तो स्टूडेंट यह था आपके तीसरे क्वेश्चन का सी। लास्ट क्वेश्चन है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो लवण की घुलनशीलता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा तो क्वेश्चन था कि तापमान के परिवर्तन पर लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर है कि तापमान के परिवर्तन पर लवण की घुलनशीलता जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो लवण की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर है तापमान बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने हल करने का प्रयास किया है। आगे के बचे हुए क्वेश्चनों को हम कल हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट।